J-35 एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट आ रहा है। जी हाँ, ये पाकिस्तान को खित्ते में एक नया एज प्रोवाइड करेगा और खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करके रख देगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस एडवांस फाइटर जेट की डिटेल्स। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस हवाले से मामला कहां तक पहुंचे हैं। हम देखेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स की होम ग्रोन किल चेन, जिसको एक्सप्लेन किया है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने। उन्होंने क्या डिटेल्स दी हैं। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में देखेंगे 1 साल पुरानी कहानी, किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया, भारत के अग्रेसिव पोस्चर को काउंटर किया, और उसके बाद देखेंगे J-35 की डिटेल्स। आज की इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, आइए जानते हैं। आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर में जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, हम उनको बड़ा गौर से एनालाइज करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारा पैशन है और इस हवाले से हम स्मॉल डिटेल्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी किया था और अभी ईरान यूएस जंग में भी हम देख रहे हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। इस वीडियो में हमने जिक्र किया है कि किस तरह ईरान ने यूएस बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, जिससे हमें यह पता चला कि अमेरिका यहां पर टेक्नोलॉजिकली उस तरह अडेप्ट नहीं कर सका चीजों को जिस तरह ईरान ने किया था मॉडर्न वॉरफेयर को सामने रखते हुए। और यही हुआ था पाकिस्तान और भारत के केस में। इससे हमें यह भी पता चलता है कि आपका एडवर्सरी चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर वो मॉडर्न टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा और स्मार्टली प्ले नहीं कर रहा तो शिकस्त उसका मुकद्दर होती है। तो यहां पर एक फैसिनेटिंग स्टोरी बयान की है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन ने, जिसको समझना और एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इससे हमें ओवरऑल सिचुएशन की एक अवेयरनेस मिलती है और टेक्नोलॉजिकली बहुत सी चीजों का पता चलता है कि कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, और हम ये हमेशा से कवर करते आए हैं। तो एयर वाइस मार्शल ने पूरी सिचुएशन को बहुत ही डिटेल में बयान किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी भारत पर नजर थी कि किस तरह उनका जो ओवरऑल पोस्चर है वो अग्रेसिव होता चला जा रहा था। भारत एक गरूर में था कि हम पाकिस्तान को इजीली हरा सकते हैं। उन्होंने बॉर्डर एरियाज के ऊपर हैवी डिप्लॉयमेंट्स करनी शुरू कर दी थी और वो पाकिस्तान को कोई मजा छिखाने का सोच रहे थे, और वो इस भूल में थे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास जितनी कैपेबिलिटीज थी, हमने भारत की जो पोजीशंस थी उनकी मॉनिटरिंग शुरू कर दी अपनी साइबर कैपेबिलिटीज और सैटेलाइट कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए। और आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने इस वीडियो में देखा था कि भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने क्या कहा था कि पाकिस्तान के पास सारी विजिबिलिटी थी भारतीय एयर स्पेस की कि हम क्या कर रहे हैं, और इवन पाकिस्तानियों ने हमसे ये कहा कि आप ये डिप्लॉयमेंट ना करें। ये भारतीय डिप्टी चीफ ने कहा था, यानी उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि पाकिस्तान के पास सारी लाइव इंफॉर्मेशन जा रही थी। तो यहां पर एयर वाइस मार्शल ने कहा कि हम इन पर नजर रखे हुए थे, इनकी अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से फुल स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और फिजिकल फुटप्रिंट्स शामिल हैं। हर तरह से भारत पर नजर रखी जा रही थी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहां से ये सारी मॉनिटरिंग हो रही थी और हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया कि हमारे जो मल्टी डोमेन एसेट्स थे उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, और यहां पर उन्होंने एक जबरदस्त स्टोरी बताई है, एक बहुत ही फैसिनेटिंग डेवलपमेंट कि पाकिस्तान ने यहां भारत को धोखा देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी जो कि धोखे पर मबनी थी, जो कि डिसेप्शन बेस्ड थी। यानी ऑपरेशन अगर नॉर्थ में लॉन्च करना है तो हमने साउथ में डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी, और अगर साउथ में कोई प्लानिंग करनी थी तो डिसेप्शन के लिए हमने नॉर्थ में डिप्लॉयमेंट्स कर दी। तो इससे भारत को यह लगा कि ये ऑपोजिट साइड पर कुछ तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट्स, अपना सारा फोकस उस एरिया पर कर लिया। और याद रहे इस पूरे प्रोसेस के दौरान भारत की जो फिलहाल की पोजीशन थी वो अग्रेसिव थी और पाकिस्तान डिफेंसिव मोड पर था। तो उन्होंने कहा कि इस इंफॉर्मेशन कैंपेन के जरिए हमने भारत की जो सिचुएशनल अवेयरनेस थी उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, यानी उसको ऑल्टर कर दिया। भारत धोखा खाने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्टिविटीज भारत ने उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की बेस पर शुरू की वो हमें नजर आना शुरू हो गई। भारत ने अपना सब कुछ रिवील कर दिया कि वो कहां पर जा रहे हैं। तो भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया, तब पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक हमने वहां पर अग्रेसिव पोजीशन ली और
हमारा पोस्चर डिफेंसिव से ऑफेंसिव पर आ गया और हमने डिसाइड किया कि अब भारत को मजा छिकाना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रेस्ट इज हिस्ट्री। आपको याद है कि एक ऐसी BVR बैटल हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और यहां पर हमने चाइना का जो PL-15 मिसाइल है उसको इस्तेमाल किया और भारत को सरप्राइज किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जब अपनी मूवमेंट्स रिवील कर दी तो तब हमने अपनी फुल स्पेक्ट्रम कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करने का फैसला किया, जिसमें साइबर अटैक्स थे और रीडिप्लॉयमेंट्स थी। साइबर अटैक्स के जरिए हमने इंडिया के जो डेटा सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया, जिससे उनका बहुत सा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो पाकिस्तान को रीड करने की पोजीशन में नहीं रहे। उनके डेटा लिंकेजेस और कम्युनिकेशन नोड्स को तोड़कर रख दिया पाकिस्तान ने और उसकी वजह से भारत चला गया बैक फुट पर। और आपको याद होगा कि भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं CDF, उन्होंने चाहते हुए या ना चाहते हुए ये चीज रिवील कर दी थी कि हमें अपने जहाज 2 दिन तक ग्राउंडेड रखना पड़े, यानी पूरी कैपेबिलिटीज ही उनकी डेंट हो गई। और यहाँ एयर वाइस मार्शल के मुताबिक भारत को बुरी तरह से कॉर्नर कर दिया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, यानी भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि अगर वो मूव करते तो उनके लिए सिर्फ तबाही थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब वो आए फिजाओं में, तब भी बच नहीं सके और उन्होंने डर के मारे अपनी टेरिटरी के डीप इनसाइड से पाकिस्तान पर अटैक्स लॉन्च करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए और BVR मिसाइल्स ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। और वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड पर आ चुकी थी और डिफेंसिव पोस्चर खत्म हो चुका था। और तब एक एक करके भारत के जहाज हमने गिराए और उन्होंने कहा कि टोटल 8 जहाज हमने गिराए हैं भारत के, जिसमें 4 राफेल्स, एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एडवांस अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी एक एडवांस ड्रोन भी उनका गिराया है जो कि स्टेल्थ ड्रोन था, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि टोटल 8 एयरक्राफ्ट उनके हमने मार गिराए। और एक ऐसी बैटल हुई जिसको भारत सालों तक याद रखेगा कि भारत रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में भी नहीं था, क्योंकि उनकी एयर स्पेस की सारी विजिबिलिटी हमारे पास थी। हम अपनी साइबर स्पेस और AI कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए ये एग्जीक्यूट कर रहे थे और ये हमने सालों में बिल्ड की है। ये उस दिन पाकिस्तान के पास कोई तुक्के से नहीं आ गई, इसमें पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट शामिल है, इसमें आपकी स्मार्ट एक्विजिशंस शामिल हैं और स्मार्ट प्रोक्योरमेंट्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली की है। और इसके बारे में हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो होम ग्रोन किल चेन है जिसने इंडियन एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय किया है, उन्होंने कहा कि इसमें हमने भारत की मजीद 16 बेसिस को तबाह किया है, की ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रह्मोस मिसाइल साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह किया है, S-400 सिस्टम की बैटरीज को उड़ाया है। और ये एक फुल स्पेक्ट्रम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन था जिसमें हमने सारी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि मॉडर्न वॉरफेयर में ये एक एग्जाम्पल है जो आज तक 2 मुल्कों के दरमियान इस तरह नहीं लड़ी गई, जिसमें इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, ड्रोन्स, म्यूनिशंस, फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन ऑपरेशन था ये। और उनके मुताबिक यहाँ दुश्मन आउट ऑफ ऑप्शन हो चुका था, कोई ऑप्शन नहीं रह गया था बजाय के कॉर्नर होने के और जंग को खत्म करने के। ये सब पाकिस्तान एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कमाल है, जिसने बेहतर इंटीग्रेशन के जरिए भारत को शिकस्त दी और अपने सिस्टम्स की जबरदस्त इंटीग्रेशन की वजह से, जो कि भारत के पास नहीं थी। और ये हम आपको पिछले साल कई वीडियोस में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटा लिंकेजेस कितने वीक थे भारत के। और दूसरा, ये जो इन्होंने हैकिंग की, जो साइबर अटैक्स किए, उससे मजीद इनकी इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान ने। और ये कई सालों की ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडर्नाइजेशन है। और यहां पर उनका मजीद कहना था कि ये एक कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है और पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट को भी अपग्रेड कर रहा है, जिसमें JF-17 थंडर्स के अपग्रेडेड वर्जन हैं और J-10Cs। इसके अलावा F-16s की भी बात करें तो अमेरिका से भी अप्रूवल मिल गई है कि वो जो हमारी फ्लीट नकारा हो रही थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चाइना से खरीद रहे थे, अमेरिका पिछले 10 सालों से हमें F-16 अपग्रेड करने नहीं दे रहा था, तो अमेरिका ने वो पैकेज भी मंजूर कर दिया। तो 2040 तक आपके जो F-16s हैं वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि J-35 के हवाले से क्या बात हुई है और उसका क्या स्टेटस है, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं हैं। भारत अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि 2035 तक बनेगा। और यहां पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास अगर J-35 आ जाता है तो ये पूरी तरह से गेम चेंज कर देगा। एक तो हमारे पास बेहतर इंटीग्रेशन है, दूसरा एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स की मौजूदगी, ये
ये भारत के सारे अज़ाइम खाक में मिला देगा। यानी लिटरली इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे कि भारत कुछ करने जोगा नहीं होगा अगर J-35 मिल जाता है। तो इसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि J-35 का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि हमने J-35 के हवाले से हमने इनिशियल कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म को साइन कर लिया है और मजीद इस हवाले से कोई डिटेल नहीं दी। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर ओरिएंटेड है और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडर्नाइजेशन है उस पर डेली काम चल रहा है तेजी से, और हम इस हवाले से मल्टीपल ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं। वक्त आने पर हमारे पास ये सब एडवांस सिस्टम्स होंगे और जरूरत पड़ने से पहले हमारे पास ये सब सिस्टम्स मौजूद होंगे। और J-35 के हवाले से जो इनिशियल कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। और बाकी उन्होंने जो कंफर्म डिटेल्स दी वो J-10C के हवाले से दी और JF-17 थंडर के अपग्रेडेड वर्जन्स के हवाले से। और ये भी हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ कि JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 पर इस वक्त पाकिस्तान का फोकस है। एडवांस इंजन्स पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है रशिया से भी, और इसको पूरी तरह से एक एडवांस कॉम्बैट मल्टी रोल फाइटर जेट बनाने की तैयारी हो रही है कि मजीद डिस्ट्रक्टिव हो। ये J-10C ने ऑलरेडी परफॉर्म किया जबरदस्त तरीके से और पूरी दुनिया में आर्टिकल्स छपे कि देखो वो एयरक्राफ्ट जिसको चाइना खुद इतना इस्तेमाल नहीं करता उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को मात दी है। एडवांस राफेल फाइटर जेट्स 4.5 जनरेशन के उनको हराया है जिसकी कीमत उनसे कम है, आधी से भी कम है अगर हम J-10C वर्सेस राफेल की बात करें। तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, इसमें सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं होता, इसको चलाने वाला होता है, पीछे सिस्टम्स होते हैं, इंटीग्रेशन होती है, पूरा कमांड स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस पर ये रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित किया कि बेशक हमारे तैयारे भारत से टेक्नोलॉजिकली थोड़े से कम जरूर थे, लेकिन हमारे फाइटर पायलट्स बेहतरीन थे, हमारी इंटीग्रेशन जबरदस्त थी और हमारी फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज वो बहुत सुपीरियर थी, जिसमें साइबर का इस्तेमाल है, सैटेलाइट का इस्तेमाल है, AI का इस्तेमाल है। इसके बारे में भारतीय एनालिस्ट हमें 7 साल पहले बता चुके थे जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का तैयारा गिराया था, और उस वक्त दुनिया शॉक हुई थी और उस टाइम खुद हमें भी नहीं समझ आया था कि ये क्या क्या चीजें सुनने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि उन्होंने होम ग्रोन सिस्टम्स बना ली हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को बेहतर तरीके से इंटीग्रेट करके। पाकिस्तान के पास इस वक्त चाइनीज टेक्नोलॉजी भी है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी है, और अब पाकिस्तान तुर्की के साथ भी टेक्नोलॉजिकली बहुत से मुआहदे कर है डिफेंस डोमेन में, जिसमें ड्रोन्स हैं और इवन कान प्रोजेक्ट जो है तुर्की का, जो कान फाइटर जेट जिसको वो कहते हैं कि F-35 का ही एक लाइट वर्जन, लाइट नहीं तो उसकी बराबरी करता है अमेरिकन फाइटर जेट की। तो वहां भी पाकिस्तान उस सिस्टम को भी समझने की कोशिश कर रहा है और उधर भी कोलैबोरेशन चल रही है तुर्की के साथ। तो इन सब को मिलाकर पाकिस्तान अपना एक सिस्टम बना चुका है, एस्टेब्लिश कर चुका है, जिसकी इंटीग्रेशन बड़ी जबरदस्त है। और भारत वो नहीं कर सका क्योंकि भारत अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच, इजरायली इन सारे सिस्टम्स की बेहतर इंटीग्रेशन नहीं कर सका, इसलिए भारत ने मार खाई है। J-35 की बात करें तो उसका जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो चाइना ने पब्लिश कर दी है रिसेंटली, और पूरी दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि पहला बायर इसका पाकिस्तान होगा और ये अगले साल के एंड तक पाकिस्तान को मिल सकते हैं। लास्ट ईयर जून में एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान J-35 के 40 यूनिट्स को खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ बजट प्रॉब्लम्स भी हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का ज्यादा फोकस अभी J-10C और JF-17 थंडर पर है, और JF-17 तो पाकिस्तान खुद बनाता है। J-35 एक जबरदस्त स्टेल्थ ऑप्शन है, लेकिन अभी पाकिस्तान उसके हवाले से जरा इजी है क्योंकि भारत अभी 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जल्दी हासिल नहीं करने वाला। तो पाकिस्तान के पास जो करंट फ्लीट है F-16 की, J-10C की और J-17 थंडर्स की, पाकिस्तान को पता है कि यही भारत के लिए काफी हैं, और जब आहिस्ता आहिस्ता बजट की प्रॉब्लम्स हल होंगी या और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो J-35 तो तैयार खड़े हैं। और चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, और चाइना में अगर ये खड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान किसी भी टाइम इनकी यूटिलाइजेशन कर सकता है, इनकी प्रोक्योरमेंट कर सकता है, लेकिन जब जरूरत होगी और बजट के प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि जिस दिन J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के पहले बैच की डिलीवरी होगी उस दिन क्या समा होगा भारत में।
इसके अलावा पाकिस्तान इन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होने वाले जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी एक्विजिशन पर भी काम कर रहा है, जैसे कि PL-15 चाइना का जिसने सबको सरप्राइज किया है, अमेरिकन AMRAAM मिसाइल्स जो कि F-16 पर नस्ब होंगे उसकी भी डिफेंस डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है पाकिस्तान को। और साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तान काम कर रहा है और अपनी साइट पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको भी जारी रखा हुआ है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपने फतह मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और उसके अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 750 किलोमीटर तक है। तो पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तैयारी कर चुका है भारत से निपटने की, और भारत मेरा नहीं ख्याल अभी नियर फ्यूचर में पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत करेगा क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होगा। पाकिस्तान की इन तैयारियों से हमें यह सबक सीखने को मिलता है कि दुश्मन आपका जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आप स्मार्ट और टैक्टिकल तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप इजीली उसको डिटर कर सकते हैं। और ये हमने ईरान के केस में भी देखा है, जिस तरह हमने यूएस बेसिस की डिस्ट्रक्शन देखी है जो ईरान ने पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक्स किए हैं। और इसी तरह आपको याद होगा हमने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन वाली वीडियो में एक बहुत तशवीश का इजहार किया था कि पाकिस्तान की लैंड नैरो है, इंडिया के मुकाबले में हमारी डेप्थ कम है। पाकिस्तान ने उसका भी जवाब दिया है भारत को, PF की जो एक्टिविटी हमने देखी है। इसके अलावा ये जो टैक्टिकल मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, और इसके अलावा हमारी जो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है भारत के खिलाफ, जिसमें स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज दोनों शामिल हैं, जिसमें नसर मिसाइल्स भी शामिल हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, और इसके अलावा ये शाहीन, गौरी, अब्दाली और फिर फतह मिसाइल्स। तो पाकिस्तान ने इस थ्रेट परसेप्शन को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया है। भारत की क्या स्ट्रेटजी थी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर आएंगे, डिप्लॉयमेंट्स करेंगे और एक ब्लिट्सक्रीग के जरिए तबाही मचा देंगे बॉर्डर एरियाज पर, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर लेंगे। पाकिस्तान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। ऑपरेशन सिंदूर भी उसका एक लाइट वर्जन था भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का, कि हम आएंगे और तहस नहस कर देंगे सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, जो फौरन पाकिस्तान ने जो काउंटर अटैक किया है उसकी वजह से ये नलिफाई हो चुका है। इवन 2019 में जब ये आए थे ये अपनी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स करने, वो भी इसी प्लान का हिस्सा है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का, कि हम आएंगे, हमले करके चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों दफा इनको कैप्चर किया, इनको मारा है। तो भारत को अब यहाँ कोई नई स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। पहले भारत की स्ट्रेटजी फेल हुई जब इन्होंने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया था 2002-03 में वाजपेयी की हुकूमत ने, तो तब मुशर्रफ ने धमकी दे दी थी न्यूक्लियर अटैक की। उसका जवाब इन्होंने निकाला था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किए बगैर पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे। इसका जवाब पाकिस्तान ने इस मल्टी डोमेन ऑपरेशन से दिया है, जिसमें एयरफोर्स की एडवांसमेंट है और ये टैक्टिकल मिसाइल्स का इस्तेमाल है। और जो रॉकेट फोर्स बनाई है पाकिस्तान आर्मी ने, वो भी इसका एक सबूत है कि चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में, इवॉल्विंग थ्रेट में किस तरह आपको मनूवर करना है। और रॉकेट फोर्स भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है कि आपकी फोर्सेस जहां मूव करेंगी उन पर रॉकेट्स दाग दिए जाएंगे। और उसके लिए फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपने अपने एसेट्स को बचाना भी है। तो पाकिस्तान इस हवाले से चाइना से भरपूर मदद ले रहा है। HQ-9 या HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम्स वो भी प्रोक्योर किए जा रहे हैं। फिर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो कि इन फाइटर जेट्स के लिए एक ब्रेन का किरदार अदा करते हैं, आइस का किरदार अदा करते हैं, वो भी चाइना से खरीदने की बात हो रही है। KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स। और यहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिजिनस सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रही है पूरी इंटीग्रेशन के साथ। नो डाउट हर कोई टेक्नोलॉजी के लिए बड़ी पावर्स पर रिलाय करता है, कोई चाइना पर रिलाय करता है, कोई रूस पर, कोई अमेरिका पर, लेकिन उसकी इंडिजिनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको इंटीग्रेट करना। तो वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आप देखें ये सारा यूरोप या अमेरिका के एलाइज ये अमेरिका पर डिपेंडेंट है। बहुत कम मुल्क हैं जिन्होंने अपने सिस्टम्स डेवलप किए हैं, और यहीं भारत को भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं इंटीग्रेशन में। चाइना की बात करें, रूस की बात करें या अमेरिका की बात करें, इन सब के पास अपने अपने सिस्टम्स हैं। ये जो 3 पावर्स हैं, फ्रांस के पास बड़ी हद तक अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन बाकी सब किसी न किसी पर रिलाय करते हैं। इजराइल अमेरिका पर रिलाय करता है, और इजराइल भी चाहता है कि F-35 के हवाले से उनके पास एक क्वालिटेटिव मिलिट्री है जो बाकी गल्फ कंट्रीज के पास ना हो। और ये जो QME हासिल करना चाहते हैं अमेरिका के कंधे पर, कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे पास हो, ये UAE या सऊदी अरब के पास ना जाए। तो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज के लिए जरूरी है कि आपकी इंटीग्रेशन बेहतर हो, आपके होम ग्रोन सिस्टम्स हों, तब आप अच्छा परफॉर्म कर
कर सकते हो मैदान जंग में। और यहाँ पाकिस्तान को फायदा ये है कि चाइना पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है, जिससे पाकिस्तान को इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बिल्ड करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये हमने भारत के केस में देखा था कि फ्रांस और रूस ने इनको की डेटा प्रोवाइड नहीं किया अपने सिस्टम्स का, जो सोर्स कोड है, यानी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की। इसीलिए आपको फिर रिलायबल फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, रिलायबल पार्टनरशिप्स की। इंडिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑप्शंस की बात करें तो अभी फ़िलहाल तो वो अपने राफेल्स पर फोकस कर रहे हैं, और वहाँ पर जो ज़ेर बहस हैं ऑप्शंस, एक तो अमेरिकन F-35 जो ट्रम्प साहब भी उन्हें कहते हैं ख़रीद लो, रशिया का Su-57 है जो एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, और इसके अलावा वो अपने सिस्टम्स को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो 2035-40 से पहले नहीं बनने वाले। तो अगर पाकिस्तान ये J-35 एक्वायर कर लेता है 1-2 सालों में, तो भारत को अमेरिकन या रशियन ऑप्शन की तरफ जाना होगा, क्योंकि J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एज प्रोवाइड करेंगे। अभी पाकिस्तान के पास है एक टेक्टिकल एज, और J-35 के आने से पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पावर को चेंज कर देगा और अपने से 5 गुना बड़े एडवर्सरी को चेकमेट कर देगा, क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड रेडार्स को इवेट करने की एबिलिटी रखता है, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं, और इसकी स्पीड, एवियोनिक्स, पेलोड कैपेसिटी, हर चीज सुपीरियर होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान कब तक एक्वायर कर लेगा, और पहला बैच पाकिस्तान कब पहुंच रहा है आपके ख्याल में। आपके ख्याल में पाकिस्तान की इस होम ग्रोन किल चेन को भारत काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा, या भारत करीब भी आ सकेगा, या उनको इंटीग्रेशन के मसाइल हमेशा रहेंगे जो उनको हमेशा से ही हैं। आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।